नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग घटनासार जो कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर कर रही है, उसके राष्ट्रीय घटनाक्रम की अर्धवार्षिकी को विस्तार से तैयार करेंगे। इससे पहले हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोगों की ही डिमांड पर यह पहल जो है आगे जारी रखी गई है, तो अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं और जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी में यह करंट अफेयर्स यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से ना केवल आप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पाएंगे, बल्कि मैगजीन को किस तरह से पढ़ा जाता है, मतलब क्या छोड़ा जाता है और क्या पढ़ा जाता है, उस स्किल को भी समझ सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 3 नए अपराध कानून संसद से पारित हुए हैं। अब इन अपराध कानूनों के नाम देख लीजिए, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि ये संसद से पारित तो हुए हैं, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? तो जिस दिन बड़ा दिन था 25 दिसंबर, उसी दिन इनको राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की गई। 3 पुराने कानून थे दोस्तों। एक आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 में आया था। ये वर्ष भी याद रखिएगा। आईपीसी को मतलब भारतीय दंड संहिता को नया नाम दे दिया गया है। दंड हटाकर वहाँ पर न्याय जोड़ दिया गया है। तो जो आईपीसी था पहले, वह अब बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय दंड संहिता का नया नाम क्या है, तो भारतीय न्याय संहिता। ऐसे ही दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था दोस्तों 1898 में आया था, यह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। तो नया नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो था, वो अब नए नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर विधेयक लिखा है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, नए नाम आप जान जाइए। तो राष्ट्रपति ने कब इनको मंजूरी दी है? 25 दिसंबर को। अब इनके महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो जो नया कानून बनाए गए हैं, उनमें जो मेन पॉइंट हैं उनमें देख लेते हैं। नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फिर फांसी की सजा होगी। पहले रेप की धारा 376 हुआ करती थी। ठीक है, 375 अप्राकृतिक यौन संबंधों से संबंधित है, लेकिन जो 376 है, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसका अब नाम धारा 63 हो गया है। इन्होंने यहाँ पर गलत दे दिया है। आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पहले धारा 376 हुआ करती थी, वो अब धारा 63 हो गई है। हत्या की धारा 302 लगा करती थी, उसको अब 101 कर दिया गया है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा। मॉब लिंचिंग दोस्तों, भीड़ के द्वारा किसी को मार देना, हत्या कर देना ही मॉब लिंचिंग कहा जाता है। मॉब लिंचिंग के मामले में अपराधियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। एक्सीडेंट के मामले में दोस्तों, आप लोगों ने अभी हाल में देखा भी होगा कि ड्राइवर जो थे वो धरने पे थे। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी पॉइंट को लेके वो लोग धरना दे रहे थे। इसके अलावा गांव में जो लड़ाई दंगा फसाद हुआ करता था, लठैती होती थी, सिर पर लाठी मारने के चलते यदि विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उस स्थिति में दोषी को 10 साल तक की सजा मिलेगी। तो गांव के बुधई और ननुकई के बीच अब दंगे कम होंगे। ट्रायल के मामलों की बात करें दोस्तों, तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देना अनिवार्य होगा। पहले ये जरूरी नहीं था। इस तरह के दोस्तों पॉइंट जो है आपसे क्वेश्चन में कथन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि हाल ही में नए आपराधिक कानूनों के तहत क्या क्या शामिल है या फिर क्या शामिल नहीं है, तो 3-4 कथन जो है इसी तरह से आपको दे दिए जाएंगे, तो इसलिए इनको जहन में रखिएगा। इसके अलावा दया की याचिका दोषी ही दायर कर सकता है। पहले कोई एनजीओ या फिर कोई अन्य संस्थान जो है मर्सी पिटीशन या फिर दया याचिका दायर कर सकता था, लेकिन अब केवल और केवल दोषी ही ऐसा कर सकता है। 3 बिलों में संशोधन के बाद नए नाम क्या हो गए, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता दिया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 ये आईपीसी का नया नाम हो गया है। ऐसे ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो सीआरपीसी का नया नाम हो गया है, और भारतीय साक्ष्य संहिता जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह पर हो गया है, याद रखिएगा।
नए संशोधन से दोस्तों आईपीसी में अब कितनी धाराएं हैं, तो 358 धाराएं हैं। आईपीसी मतलब जो न्याय संहिता है उसमें वर्तमान में 358 धाराएं बची हुई हैं। इसके अलावा जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है उसमें कितनी धाराएं हैं, तो 531। दोनों को याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, आईपीसी मतलब जो न्याय संहिता है उसमें देखिए शब्द छोटे छोटे हैं, लंबाई कम है, तो उसमें 358 रहेंगी। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो उसमें 531 धाराएं रहेंगी। भारतीय न्याय संहिता में कितने नए अपराध जोड़े गए हैं, तो 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, ये भी याद रखिएगा। और पहली बार दोस्तों आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। इससे पहले दोस्तों आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ये आतंकवाद वाला फैक्ट इन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जो हैं दोस्तों साक्ष्य के तौर पे मान्य हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। दोनों सदनों ने इसको मंजूरी दे दी है, राष्ट्रपति की सहमति मिलना बाकी है। तो ये जो नया विधेयक है जो कि आगे चलकर कानून बन जाएगा, इसमें निर्वाचन आयोग, इसका पुराना नाम क्या था, निर्वाचन आयोग सेवा शर्त और कार्य संचालन एक्ट 1991। तो ये नया वाला जो है इसी का स्थान लेगा, याद रखिएगा। ये जो नया एक्ट है इसमें क्या प्रावधान है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी जो नियुक्ति होगी वो एक समिति की सिफारिशों के आधार पर होगी। और नियुक्ति करेगा कौन, तो राष्ट्रपति करेंगे। ये समिति जो रहेगी इसमें शामिल कौन कौन होगा, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। एक तो प्रधानमंत्री होंगे, उसके अलावा कोई कैबिनेट मंत्री होगा और नेता विपक्ष होंगे। तो यहाँ पर देखिए फैसला जो है 2-1 से होगा, और 2 लोग तो वही होगा, एक तो प्रधानमंत्री हो गए और एक उनके कैबिनेट मंत्री। तो पता नहीं इसमें निष्पक्षता किस तरह से कायम होगी, खैर वो आगे पता लगेगा। अगला देखते हैं प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक। जो प्रेस वगैरह लोग स्थापित करते थे उनके रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक विधेयक पारित हुआ है। दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है। यह प्रेस विधेयक प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। तो ये पुराना वाला भी याद रखिएगा, किसका स्थान लेगा, तो प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण एक्ट 1867 का स्थान लेगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो प्रेस और पत्र पत्रिकाएं हैं उनके पंजीकरण को आसान बनाया जाएगा। और विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। ठीक है, तो महापंजीयक जांच करेगा, फिर अगर वो सही पाएगा तब जो है रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, और ये सब ऑनलाइन होगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, विदेशी पत्र पत्रिकाएं हैं उनके संस्करणों को भारत में प्रकाशित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको भी याद रखिएगा। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी की बात हो रही है। इसमें दूसरा संशोधन हो रहा है जिसके लिए विधेयक 2023 लाया गया। दोनों सदनों द्वारा इसको पारित कर दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी जब तक मैगजीन लिखी गई तब तक नहीं मिली थी। यह विधेयक जो है CGST विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। और आप सब जानते हैं 2017 में ही GST जो है वो अमल में लाया गया। इसमें केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना करने का अधिकार मिलेगा। अपीलीय अधिकरण मतलब जो भी GST से संबंधित विवाद होंगे उनकी सुनवाई जो है इस अपीलीय अधिकरण, अपीलेट ट्रिब्यूनल में सुनवाई उसकी होगी। तो उस ट्रिब्यूनल या फिर अपीलीय अधिकरण की स्थापना कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और उसके लिए अध्यक्ष की आयु जो है 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। और उसके जो सदस्य हैं ये भी याद रखिएगा, उनकी आयु जो है वो 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है। और इसमें जो वकील काम करेंगे तो उनके लिए अधिवक्ताओं का अनुभव जो है कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए, याद रखिएगा। और जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु 50 वर्ष रहेगी। तो न्यूनतम 50 वर्ष, अधिकतम 65 या 67 वर्ष रहेगी। अधिवक्ताओं के लिए, वकील बनने के लिए 10 वर्ष का न्यायिक क्षेत्र में अनुभव होना अनिवार्य रखा गया है। तो ये 10 वर्ष वाला फैक्ट भी याद रखिएगा। सितंबर 2023 में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया गया था। तो ये जो पीठें हैं इनको भी याद रखिएगा, इनकी संख्या को याद रखिएगा।
अगला, ओमान के सुल्तान दोस्तों हैथम बिन तारिक, इनकी भारत यात्रा संपन्न हुई है, दिसंबर महीने में संपन्न हुई है। यदि पूछ लिया जाए कि हैथम बिन तारिक किस देश के सुल्तान हैं, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात या फिर सऊदी अरब या फिर कतर, तो आपको करना है कहाँ के हैं, ओमान के हैं। ओमान की राजधानी साथियों मस्कट है। तो हैदराबाद हाउस में मोदी जी से इनकी मुलाकात हुई। हैदराबाद हाउस हैदराबाद में नहीं है, हैदराबाद नाम है दोस्तों, ये हाउस है दिल्ली में, याद रखिएगा। 10 अलग अलग क्षेत्रों में समझौते हुए हैं, 10 अलग अलग क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति बनी है, जिसके लिए 4 MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, MOU की, इस पर हस्ताक्षर किए गए। तो ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और ओमान के डोफर विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता हुआ है। तो एक प्रश्न यहाँ पर ऐसे बन सकता है कि डोफर विश्वविद्यालय किस देश में अवस्थित है, जिसके साथ हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने समझौता किया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इस डोफर विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा की एक चेयर स्थापित की जाएगी। ठीक है, प्रतीकात्मक स्तर पर एक चेयर जो है वहाँ पर स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्षेत्रों में भी समझौते हुए हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको याद रखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश के लिए एक संयुक्त कोष की तीसरी किस्त के रूप में $30 करोड़ यानी लगभग 2500 करोड़ रुपए जारी किए गए। ठीक है, इन दोनों देशों ने मिलकर एक संयुक्त कोष बनाया है, एक फंड गठित किया है, उसमें दोनों मिलकर पैसा जमा करते हैं और ये पैसा जो है इन दोनों देशों के निवेशकों को जैसे बैंक प्रदान करती है उसी आधार पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। तो 2500 करोड़ रुपए जारी किए गए, ये याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किन दो देशों के बीच निवेश को लेकर एक संयुक्त कोष का गठन किया गया है, तो भारत और ओमान के बीच। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण, स्टील स्लैग मतलब स्टील का जो कचरा होता है, स्टील निर्माण के बाद जो कचरा बनता है उस कचरे से इस सड़क का निर्माण किया गया है। 6 लेन है, याद रखिएगा। इससे पहले दोस्तों सूरत में एक सड़क का उद्घाटन हुआ था पिछले वर्ष, लेकिन यहाँ पर ये जो सड़क है ये 6 लेन है। ये NH6 को हजीरा पोर्ट, अब हजीरा पोर्ट कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात के सूरत में है, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर NH6 याद रखना है, हजीरा पोर्ट याद रखना है, बाकी स्लैग आपको बता ही दिया है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और वहाँ पर नई सरकारें गठित की गई हैं। उन राज्यों को हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों पहला क्वेश्चन, कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 230 विधानसभा सीटें हैं। किस पार्टी ने सरकार बनाई है, तो भाजपा ने सरकार बनाई है, 163 सीटें जीतकर सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों, तो शिवराज सिंह चौहान, मामा नहीं बने दोस्तों, इनकी जगह पर मोहन यादव जी जो है मुख्यमंत्री बनाए गए, उनको हम आगे देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान को याद रखिए किस सीट से, विशेषकर मध्य प्रदेश वाले इसको याद रखें, किस सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा, तो बुधनी सीट से, और ये जीतने में सफल रहे। फिर मुख्यमंत्रियों पर हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखते हैं कितनी विधानसभा सीटें, पहला क्वेश्चन तो 90 हैं। किस दल ने सरकार बनाई है, तो 54 सीटें जीतकर बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बनाई है। तेलंगाना की बात करें कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 119, और इन 119 में 64 सीटें जीतकर कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार बनाई है। भाजपा जो है दोस्तों दूसरे नंबर पे नहीं रही बल्कि तीसरे नंबर पे रही है, याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर BRS रही है। अब मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में दोस्तों ZPM मूवमेंट पार्टी ने दोस्तों यहाँ पर सरकार बनाई है। मिजोरम में कितनी सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं, याद रखिएगा। अब मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। रेवंत रेड्डी जो हैं दोस्तों तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल इनको पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो राज्यपाल का नाम आपको याद रखना है, T सौंदरराजन, याद रखिएगा। एक बात और याद रखनी, मिजोरम को छोड़कर सारे जो राज्य हैं, अन्य जो 4 राज्य हैं, उन सभी में 1 या 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस बार सरकार ने खूब अच्छे से गेम खेला है। तो पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। तो रेवंत रेड्डी को RR
को किसने शपथ दिलाई? तो टी सौंदरराजन ने। रेवंत रेड्डी चंद्रशेखर राव के बाद प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। आप सभी जानते हैं तेलंगाना की स्थापना जो है दोस्तों 2014 में हुई थी। उसके बाद ये दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रशेखर राव के बाद। अब दोस्तों मोहन यादव की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन मतलब भगवान कृष्ण ने मामा, अपने मामा कौन, एक समय के लिए मान लीजिए, बुरा मत मानिएगा, मोहन ने कंस को बाहर कर दिया। 19वें क्रम के मुख्यमंत्री के पद की शपथ जो है मोहन यादव ने ग्रहण की है। किन राज्यपाल ने इनको शपथ ग्रहण करवाई है? तो मंगू भाई ने। मोहन, मंगू, मामा, तीनों को जोड़ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है जो इन्होंने नहीं दिया है कि जो मामा हैं उनको सरकार में कौन से मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय का, याद रखिएगा। दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, एक तो राजेंद्र शुक्ला, दूसरे जगदीश देवड़ा। और विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। एक बात और याद रखिएगा, पॉलिटी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री का पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। विष्णु देव साय, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये चौथे मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल हरिचंदन, तो विष्णु भगवान को हरि भी कहा जाता है, तो विष्णु तो हैं ही हैं, उनके साथ हरि भी हैं, तो हरिचंदन ने इनको शपथ ग्रहण करवाई। 2 उप मुख्यमंत्री यहाँ पर भी बनाए गए हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। मुख्यमंत्रियों को आप छोड़ सकते हैं, राज्यपाल, सीएम का नाम और सीटें विशेष रूप से आपको याद रखनी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जो पहले मुख्यमंत्री था वो इस बार विधानसभा अध्यक्ष बना है। भजनलाल शर्मा दोस्तों राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान में कुल 200 सीटें थीं, लेकिन इस बार उनमें 199 सीटों पर ही चुनाव लड़ा गया। एक सीट पर प्रत्याशी की मौत होने के चलते स्थगित कर दिया गया, तो केवल 199 सीटों पर ही चुनाव लड़ा गया। तो जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको शपथ किसने दिलवाई? राज्यपाल कलराज मिश्र ने। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। और स्पीकर कौन है इन्होंने यहाँ पर उल्लेख नहीं किया है, वासुदेव देवनानी। तो आपको ट्रिक भी बताया था, अपनी नानी के साथ राजस्थान का राजा भजन कर रहा है, ठीक है। राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल ने जो है वो शपथ ग्रहण की है। लाल दुहोमा की बात करें तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 40 सीटों में से 27 जीती थीं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? जेराम पीपुल्स मूवमेंट। ये छठे मुख्यमंत्री बने हैं। हरि बाबू ने जो है इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। मतलब हरि बाबू जो हैं वो वहाँ के राज्यपाल हैं। जेडपीएम को 2019 में राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसके जो नेता हैं लाल दुहोमा जो कि सीएम बने हैं, ये मिजोरम के पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो बहुत ही संघर्षवान व्यक्ति हैं। फर्श से अर्श तक का इन्होंने सफ़र तय किया है अपनी काबिलियत के दम पे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है, जो कि निर्णय सुनाया है सरकार के किस फैसले पर? जो कि सरकार ने 2019 में लिया था। और आप सभी जानते हैं कि जो संविधान की पीठ है वो उन्हीं फैसलों की सुनवाई करती है जो संविधान से जुड़े हुए फैसले होते हैं, जो ज़्यादा ही संवैधानिक महत्व के मुद्दे होते हैं, उनकी सुनवाई संवैधानिक पीठ करती है, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। अब तक की सबसे बड़ी जो पीठ रही है दोस्तों वो केशवानंद भारती वाले बाद में रही है, याद रखिएगा। उसमें 13 न्यायाधीश शामिल थे। तो कम से कम वाला जरूर याद रखिएगा, कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ जो है संवैधानिक महत्व के मुद्दों की सुनवाई करती है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई की और सरकार के फैसले को इस पीठ ने स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। जब संप्रभुता नहीं थी तो उस पर जो 370 हटा के उसको विशेष दर्जा उसका समाप्त किया गया, तो संप्रभुता भंग नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ। कुल मिला के लब्बो लुआब ये है कि जो 370 हटाना था वो गलत नहीं था,
ये कहा है सरकार ने, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। न्यायालय ने पुष्टि की कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 370(3) के तहत इसे निष्क्रिय घोषित किया गया। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 370 को किस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके निष्क्रिय घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 370(3). तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये तैयार हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के आधार पर आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कर दिया गया। एस के कौल ने दोस्तों 1980 के दशक से लेकर वर्तमान तक जो भी मानवाधिकार उल्लंघन हुए हैं, उन मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, इस दौरान उनकी जांच करने के लिए एक सच्चाई और सुलह समिति की स्थापना करने की सिफारिश की। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। और डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इस पीठ में कौन कौन शामिल था? तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुल 5 जज इसमें शामिल थे। एक तो डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने आप हो गए, दूसरे एस के कौल, तीसरे संजीव खन्ना, चौथे बी.आर. गवई और 5वें सूर्यकांत। हुरून इंडिया दोस्तों, इसने टॉप 100 अंडर 30 सूची 2023 जारी की। इसमें 30 वर्ष से कम उम्र के 100 उद्यमी 100 बिजनेसमैनों को स्थान दिया गया है और उनकी रैंकिंग जारी की है, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया है। तो इसमें जेप्टो एक एप्लीकेशन है, ई-कॉमर्स कंपनी है, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट हो गई। उसके संस्थापक कैवल्य बोहरा और आदित्य पालीचा, इन दोनों को पहला स्थान प्रदान किया गया है। जेप्टो ऐप में क्या होता है दोस्तों? ऑनलाइन किराने का सामान, ताज़ा उपज से लेकर व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल रहते हैं। ये ऐसे सामानों की डिलीवरी जो है वो करता है, उनका व्यापार करता है। तो केवल और केवल आपको 2 ही नाम याद रखने हैं, कैवल्य और आदित्य। इन दोनों को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत बांग्लादेश को देख लेते हैं। अगरतला अखाउरा रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। नरेंद्र मोदी और शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रेल लिंक का उद्घाटन किया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि यह रेल लिंक किन 2 स्थानों को जोड़ेगा? तो एक तो त्रिपुरा को जोड़ेगा और दूसरा बांग्लादेश को जोड़ेगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को और बांग्लादेश के एक स्थान अखाउरा को जोड़ेगा। ये पूर्वोत्तर भारत व बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कोलकाता के बीच वाया ढाका जाने से समय की 10 घंटे की बचत हो जाएगी। याद रखिएगा, 10 घंटे की बचत होगी। इस रेल लिंक की लंबाई कितनी है? तो 12.24 किलोमीटर। याद रखिएगा। इसके साथ ही खुलना मोंगला पोर्ट, ये दोनों पोर्ट जो हैं दोस्तों बांग्लादेश में ही हैं, वहाँ पर रेल लाइन का भी उद्घाटन किया गया। और इसके साथ ही मैत्रेयी सुपर थर्मल पावर प्लांट की एक यूनिट का भी उद्घाटन किया, जो कि जिसे भारत की एनटीपीसी कंपनी ने बांग्लादेश की एक कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। तो यदि पूछ लिया जाए कि मैत्रेयी सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो बांग्लादेश में। अब मालदीव काफ़ी चर्चा में है दोस्तों। मालदीव देश है दोस्तों, यहाँ पर 75 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए मालदीव की नई सरकार के अनुरोध करने पर भारत सहमत हो गया है। भारत के यहाँ पर 75 सैन्य कर्मी जो थे वो तैनात थे। जब से वहाँ पर मोहम्मद मोइजू की सरकार आई है, तब से भारत और मालदीव के बीच उठापटक लगी हुई है। भारत ने 2010 और 2013 में हेलीकॉप्टर, छोटे विमान, ये सब चीज़ें जो हैं मालदीव को उपहार में दी थी। बाद में इन्हें चलाने के लिए और इनके रखरखाव के लिए 75 भारतीय सैनिक भी मालदीव में भेजे थे। तो अब जो सरकार आई है मोहम्मद मोइजू की, तो ये चाइना समर्थक सरकार है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि भारत जो है मालदीव पर कब्जा कर लेगा। तो उन्हीं सब लोगों की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद मोइजू ने भारत से आग्रह किया कि अपने ये सैनिक वापस बुला लो, जो कि लामू और अद्दू द्वीपों पर तैनात थे। तो अगर द्वीपों के नाम पूछ लिए जाएं, लामू और अद्दू द्वीप किस देश से संबंधित हैं? तो मालदीव से संबंधित हैं। मोहम्मद
मौजूद जो हैं दोस्तों, ये मोहम्मद सोलिह के स्थान पर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो भारत जो है उन सैनिकों को बुलाने के लिए सहमत हो गया है। भूटान के नरेश दोस्तों जिग्मे खेसर वांगचुक भारत की यात्रा पर रहे, इनका नाम याद रखिएगा। और इस यात्रा के दौरान पुनात सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रगति पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया। इस पर चर्चा हुई। ये जो जल विद्युत परियोजना है पुनांगछू, इतना याद रखिएगा पुनांगछू। पूछा जाए कि पुनांगछू किस देश की जल विद्युत परियोजना है, तो भूटान की है, लेकिन भारत उसमें उसके निर्माण में मदद कर रहा है। इसके अलावा असम में कोकराझार तथा भूटान में गलेफू, याद रखिएगा, भूटान के गलेफू और असम के कोकराझार के बीच रेल लिंक के लिए निर्माण के लिए सहमति बनी है। और इसके साथ ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के निर्णय के लिए भारत ने भूटान का स्वागत किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपको पहले ही बता चुका हूं। और भूटान के छात्रों के लिए असम के मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने के लिए भी सहमति वार्ता बनी है। ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2023 संसद में पारित हो गया और इस विधेयक के पारित होने के साथ दोस्तों तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। याद रखिएगा, इसका नाम क्या होगा? समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये देश का पहला ट्राइब्स को समर्पित विश्वविद्यालय होगा, याद रखिएगा, जो कि जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का अवसर प्रदान करेगा, याद रखिएगा। भारत में कुल जनसंख्या का जनजातीय जनसंख्या कितनी है? एसटीज कितने हैं दोस्तों? 8.6%। आपको जनगणना वाले वीडियो में बताया है। नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग, याद रखिएगा, ये पहली है। देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो ब्लॉक्स हैं, आकांक्षी ब्लॉक हैं, उन्हीं की रैंकिंग जो है जारी की है, जिनको एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया था। और इस रैंकिंग में तेलंगाना के तिरियानी ब्लॉक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रगति को इस रैंकिंग में दर्शाया गया है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो वहाँ की स्थानीय सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, उसने कैसे कैसे प्रयास किए हैं, उन्हीं के आधार पर रैंकिंग जारी की गई। तो तेलंगाना का तिरियानी, तेलंगाना में भी ता है और तिरियानी में भी ता है, तो तेलंगाना का तिरियानी ब्लॉक पहले स्थान पर रहा है। और उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक, कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक दूसरे स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। और अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम की रैंकिंग में दोस्तों पहले स्थान पर रायगढ़ जिला, जो कि ओडिशा का है, और दूसरे स्थान पर जमुई जिला का, बिहार का जमुई जिला काबिज रहा है, याद रखिएगा। तो रायगढ़ और जमुई, ये जो है अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं। 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलकाता में। किसके द्वारा आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। और यहाँ पर चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी फिल्म जो है, जो कि इजरायली फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1995 में हुई थी। अब जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का हिस्सा है वो है भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, कहाँ आयोजित हुआ? तो गोवा के पणजी में आयोजित हुआ। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म का नाम क्या था? तो कैचिंग डस्ट। कैचिंग डस्ट जो है वो उद्घाटन फिल्म थी, याद रखिएगा। और इसमें गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार जीतने वाली कौन सी फिल्म बनी है? तो एंडलेस बॉर्डर्स, याद रखिएगा, एंडलेस बॉर्डर्स। निर्देशक कौन है? अब्बास अमीनी। कहाँ की फिल्म है? तो ईरान की है। तीनों फैक्ट याद रखिएगा। एंडलेस बॉर्डर्स को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो एंथनी चेन। और इनकी फिल्म का नाम क्या है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट फिल्म के लिए एंथनी चेन को गांधी पदक से सम्मानित किया गया है। और यहीं पर सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? तो दीपक कुमार मिश्रा को पंचायत सीजन 2 के लिए। ये कौन है दोस्तों? डायरेक्टर हैं।
इसके साथ ही सिनेमा के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार किसे दिया गया है? तो माइकल डगलस को दिया गया, जो कि हॉलीवुड के निर्माता हैं। और इसी के साथ भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को दिया गया, जिनको धक धक गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। साइबेरियाई बाघों का पहला जोड़ा 12 साल बाद दार्जिलिंग पहुंचा। दार्जिलिंग आप लोग जान ही रहे हैं, पश्चिम बंगाल में है, और यहाँ पर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। तो एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। अब अगला क्वेश्चन, लारा और अकामास क्या हैं? तो जो दो बाघ लाए गए हैं उन्हीं का नाम है लारा और अकामास। कोलकाता हवाई अड्डे से 2 विशेष एम्बुलेंस के माध्यम से इनको दार्जिलिंग पहुंचाया गया। अब क्वेश्चन बनता है कि लाए किस देश से गए हैं? तो दोस्तों ये साइप्रस से लाए गए हैं। साइप्रस मेडिटेरियन सी में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी निकोसिया है। राजधानियों और करेंसियों पर आपको एक वीडियो उपलब्ध कराई गई है, उसको देख लीजिएगा तो आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। और अक्सर आरओ में और पीसीएस में भी एक क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाता है, तो एक वीडियो देख लीजिएगा, कहीं से और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साइप्रस से दोस्तों ये दार्जिलिंग पहुँचे किस कार्यक्रम के तहत? तो एक कार्यक्रम है पशु विनिमय कार्यक्रम। पशु विनिमय कार्यक्रम मतलब पशुओं की अदला बदली से संबंधित कार्यक्रम है, उसी के तहत ये जो हैं बाघ दोनों दार्जिलिंग पहुँचे। और इसी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लाल पांडा को साइप्रस के पाफोस चिड़ियाघर में भेजा गया है। तो पाफोस चिड़ियाघर कहाँ है? तो साइप्रस में है। पूर्वी भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1986 में। कहाँ से चलाया गया? तो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क से, याद रखिएगा। तो ये वर्ष भी याद रखिएगा 1986 में ही आपको बताया है। छाता अधिनियम किसे कहते हैं? वन संरक्षण अधिनियम 1986। तो 1986 में छा आता है और छाता में भी छा आता है। तो ये 86 और छा मतलब छाता और छा मतलब संरक्षण, ये वाला छा लगा के संरक्षण पढ़िएगा तो आपको संरक्षण याद रहेगा। तो ये वाला छा जो है इस वाले छाता वाले छा से जोड़ दीजिएगा और इसी छा को 86 वाले छा से जोड़ दीजिएगा, तब आप भूलेंगे नहीं। तो 1986 वर्ष विशेष रूप से याद रखिएगा। भूटान ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की, याद रखिएगा। जो जिग्मे खेसर वांगचुक थे, उन्होंने अभी यात्रा पर ही रहे थे, असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की, जिसे गोगेफू नहीं दोस्तों, गलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना नाम दिया गया है। इस परियोजना में जो है भारत निवेश कर सकता है, तो भारत के लिए यहाँ पर कुछ विशेष अवसर उत्पन्न होने की संभावना है और व्यापार वगैरह जो है वो सुगम हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे जो है वो बेंगलुरु में बनेगा, याद रखिएगा। सर्कुलर रेलवे मतलब सर्कल टाइप का रेलवे। तो जो शहर होगा बेंगलुरु बीच में होगा और उसके इर्द गिर्द जो है मतलब चारों तरफ रेल चलेगी, जिससे ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा। इसकी लंबाई कितनी है? 287 किलोमीटर। तो ये भारत का सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन बनता है क्या भारत में इससे पहले भी कोई था? जी हाँ, चेन्नई में इससे पहले भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे था, जिसकी लंबाई 235 किलोमीटर थी। तो अब ये जो है नया, उसकी लंबाई 287 किलोमीटर है, याद रखिएगा। गरबा नृत्य दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसको यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। अब क्वेश्चन बनता है गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से है। और इसी के साथ दोस्तों भारत का ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बन गई है, जो यूनेस्को में शामिल है। इससे पहले दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था, जो कि 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत थी। बात करें गरबा की, तो ये एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि के दौरान जो है आयोजित किया जाता है। यूनेस्को ने अपनी 18वीं बैठक में, जो कि बोत्सवाना के कसाने में आयोजित हुई, बोत्सवाना की राजधानी जो है वो गैब्रोन है, वहाँ पर यह निर्णय लिया, याद रखिएगा। और यूनेस्को करे डिस्को कहाँ? पेरिस में। तो जो यूनेस्को है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। केन्या के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, तो सबसे पहला केन्या के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो विलियम रूटो।
वो भारत की यात्रा पर रहे और दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है। तो भारत ने केन्या के कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए केन्या को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने की घोषणा की। तो याद रखिएगा 25 करोड़। दोनों देश राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके साथ ही केन्याई यूपीआई प्रोग्राम के लिए भी दोनों देश तैयार हुए। आरबीआई ने जिन 22 देशों में स्पेशल रुपए बोस्ट्रो खाते खोलने की मंजूरी दी है उनमें केन्या भी शामिल है। अब बात करते हैं बोस्ट्रो खाता। अब जैसे मान लिया रूस है, रूस से हमको तेल आयात करना है, रूस से इंडिया को तेल आयात करना है। देख लेते हैं बोस्ट्रो खाता क्या होता है। तो दोस्तों इंडिया जो है तेल खरीदने के लिए या तो डॉलर में भुगतान करेगा या रुपए में भुगतान करेगा, लेकिन डॉलर में भुगतान जो है वो सर्वमान्य है। लेकिन समस्या यह है कि रूस के पास, एक मिनट, डॉलर में भुगतान करेगा लेकिन रूस के पास डॉलर को एक्सेप्ट करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था हाल ही में जब रूस यूक्रेन वार हुआ था। तब ऐसे संकट को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता हो जाता है जिसे करेंसी स्वाइप समझौता कहा जाता है। उसमें क्या होता है, दोनों देश जो हैं अपनी अपनी मुद्रा में, रूस और इंडिया अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे। तो जो रूस है दोस्तों, यहाँ से अगर भारत को तेल मंगाना हुआ तो तेल मंगाने के लिए भारत रुपए में रूस को भुगतान करेगा, लेकिन जो रूस का बैंक है वो उसको ले नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करेगा, रूस जो है भारत के किसी बैंक में, भारत के किसी बैंक, एसबीआई हो गया या कोई और बैंक हो गया, वहाँ पर जो खाता खोलेगा उसी को बोस्ट्रो खाता कहा जाएगा। तो जो भारत का तेल आयातक कोई व्यक्ति है, कोई व्यापारी है, वो क्या करेगा, इसी बैंक में, एसबीआई में जो बोस्ट्रो अकाउंट खुला है रूस का, उसी बैंक में पैसा जमा करेगा और उस बैंक से वो पैसा जो है रूस के व्यापारी के पास पहुंच जाएगा। तो वही खाता दोस्तों भारत के लिए बोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा और रूस के लिए जो है वो नॉस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। तो दोनों सेम है, बस देश की स्थिति के अनुसार उसको बोस्ट्रो और नॉस्ट्रो कह दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या है दोस्तों, डॉलर पे निर्भरता जो है दोनों देशों की कम हो जाएगी, क्योंकि अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। लेकिन बाध्यता यह है कि रुपया अगर रूस को मिलेगा तो रूस उस रुपये का इस्तेमाल किसी दूसरे देश से कोई वस्तु खरीदने में नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरे देश में रुपये को वो मान्यता नहीं प्राप्त है जो डॉलर को प्राप्त है। तो इससे क्या होगा, दोनों देशों में ही परस्पर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बस यही इसकी एक, कहा जाए, चुनौती है और यही इसकी एक खासियत है। इसके साथ ही दोस्तों केन्या के साथ खेलों में सहयोग करने को लेकर भी समझौता हुआ है। और जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, इसका केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है। गुजरात ने दोस्तों घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। अहमदाबाद में दोस्तों वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन, इसी मैगजीन में दोस्तों इस सम्मेलन को गलत, जो हम लोगों ने वन लाइनर पढ़ा था वहाँ पर ये लोग दिल्ली बता रहे थे, अंदर ठीक है, वहाँ गड़बड़ कर दिए। तो वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, अहमदाबाद में। कब दोस्तों, 21 नवंबर को। किस दिन दोस्तों, विश्व मत्स्य दिवस के दिन। तो यदि पूछ लिया जाए कि विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 नवंबर को। इसी दिन दोस्तों गुजरात सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दे दिया। इसको सोने की दिल वाली मछली भी कहा जाता है। ये गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में पाई जाती है। इसका उपयोग बियर और वाइन बनाने में भी किया जाता है। भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव का, सौर इलेक्ट्रिक दोस्तों, सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है, तो बाराकुडा। इसको केरल से लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। इसका नाम लंबी मछली बाराकुडा के नाम पर रखा गया है। फिर है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जिसे एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स की बात करें तो उस मामले में यूपी अभी भी पूरे देश में पहले स्थान पे है। ये जीआई टैग दोस्तों आप सभी को पता है 10 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। तो इनमें कुछ को हम लोग तैयार कर लेते हैं, देख लेते हैं। बेरीनाग चाय है वहाँ की। उसके बाद बिछुआ बूटी क्या है, कपड़ा है। जो बिछुआ पौधे या फिर बिच्छू पौधे के रेशों से बनाया जाता है, सर्दियों और गर्मियों में पहना जाता है। मंडुआ क्या है दोस्तों, एक बाजरा है दोस्तों, जो मुख्य आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। झंगोरा क्या है, झंगोरा ये भी घरेलू बाजरा है। तो मंडुआ, झंगोरा। फिर गहत क्या है दोस्तों,
ये शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक दाल की किस्म है गहत, इसको याद रखिएगा विशेष रूप से। लाल चावल दोस्तों उत्तराखंड के पुरोला क्षेत्र में जैविक रूप से उगाया जाता है, और इससे पूर्व आपको बताया था कि काले गेहूं की कृषि के प्रयास भी उत्तराखंड में किए जा रहे हैं। याद रखिएगा काले गेहूं को जीआई टैग नहीं दिया गया है, अभी ये प्रायोगिक स्तर पर है। काला भट्ट क्या है? काला सोयाबीन, इसे भी जीआई टैग मिला है। माल्टा फल संतरे के जैसा दिखाई देता है, आजकल आप लोग देख सकते हैं, जिसको किन्नू कहते हैं, बड़ा सा होता है पीले कलर का। माल्टा फल को जीआई टैग दिया गया है। चौलाई जिसे रामदाना भी कहते हैं, जिसका उपयोग जो है उपवास और व्रत के समय किया जाता है, जो कि आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है, आप लोगों ने खाया भी होगा। इसके अलावा पहाड़ी तूर दाल को जीआई टैग दिया गया है। नैनीताल की मोमबत्ती को जीआई टैग दिया गया है, जो कि लुप्त होने जा रही थी। रंगवाली पिछौड़ा, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, ये पारंपरिक पोशाक है वहाँ की, जो मांगलिक अवसरों पर महिलाएं पहनती हैं। लीची नैनीताल की है। आंडू वो भी नैनीताल का है। रामन या फिर रम्माण मुखौटा, जो सांस्कृतिक नृत्य या फिर परिधान है, उनको विशेष रूप से याद रखिएगा। ये एक नृत्य शैली है जो कि चमोली जिले में आयोजित की जाती है। मुखौटा पहन के जो कलाकार हैं वो नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। लाखोरी मिर्च दोस्तों ये अल्मोड़ा जिले में है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग आप सभी जानते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन प्रदान किया जाता है, 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। ऐसा ही जीआई टैग सीब कथार्न, जो कि लद्दाख का है, उसको दिया गया है। सीब कथार्न दोस्तों एक फल है जिसको बंडर प्लांट भी कहा जाता है। इसके पौधे को लद्दाख का सोना भी कहा जाता है, गोल्डन बुश कहा जाता है। ठंडे रेगिस्तानों की सोने की खान भी सीब कथार्न को कहा जाता है। इससे पहले लद्दाख में पश्मीना, जो एक ऊन की प्रजाति है, उसे जीआई टैग दिया गया। खुबानी को दिया गया। लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग दिया गया। तो कहें लद्दाख के कुल 4 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। शिव कथार्न का 90% उत्पादन भारत के लद्दाख के कारगिल में होता है, याद रखिएगा। ये पोषण और औषधीय महत्व का पौधा है। इसका नाम लेहबेरी है, याद रखिएगा, लेहबेरी भी इसको कहा जाता है। नारंगी या पीले रंग के जामुन की तरह ये दिखाई देता है। विटामिन सी से भरपूर होता है और सूखा प्रतिरोधी माना जाता है, मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी ये उग सकता है। दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों मोदी जी ने ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया। किस दिन? 2 अक्टूबर 2023 के लिए। और ग्वालियर में ही दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, तो उन्हीं के नाम पर इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। भगवान गणेश, शंकर और पार्वती को समर्पित है। 3D मंदिर दोस्तों उच्च तकनीकों से, जैसे 3D प्रिंटर से चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक वैसे ही इसको तैयार किया गया है। राज्य के हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। हॉलमार्क आप सब जानते हैं, सोने की शुद्धता से संबंधित है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना, यदि पूछा जाए कोस्टा सेरेना क्या है, तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है, मतलब विलासिता वाला एक जहाज है, जिसे सर्बानंद सोनोवाल, जो कि जहाज रानी मंत्री हैं, उन्होंने मुंबई से लॉन्च किया। कोस्टा सेरेना इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका निर्माण जो है इटली की एक कंपनी ने किया है, जिसका नाम कोस्टा से है। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहरों के नेटवर्क में कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया है। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताया है। कोझिकोड को साहित्यिक शहर के रूप में और ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है। कुल 55 शहर थे, जिनमें भारत के 2 शामिल किए गए हैं। कोझिकोड दोस्तों केरल का जिला है। केरल जो है दोस्तों दक्षिण भारत में आता है, और दक्षिण भारत दोस्तों संगम साहित्य के लिए जाना जाता है। तो बात करी जाए कोझिकोड की, तो इसको साहित्यिक शहर के रूप में शामिल किया गया है। वहीं ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर का संबंध जो है दोस्तों तानसेन से है, और तानसेन जो थे वो संगीत से जुड़े हुए थे, तो ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य, बाघ अभयारण्य जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के दामोह में स्थापित किया जाएगा। दामोह जिले में स्थापित किया जाएगा। इसमें नूरा और दुर्गा दोनों को मिला के इसको नया रूप दिया जाएगा।
ठीक है। नोरादेही अभयारण्य और दुर्गावती अभयारण्य दोनों का विलय करके एक नया बाघ अभयारण्य बनेगा। कहाँ? दामोह जिले में। वर्तमान में दोस्तों 54 बाघ अभयारण्य हैं, जो कि 54वां कौन सा? दुर्गावती अभयारण्य, वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। तो ये जब इससे मिल जाएगा तब भी ये 54वां ही रहेगा। तो ये जो डेटा आपको बता रहा हूँ 54 वाला, ये एकदम सही है। यहाँ पर ये इन्होंने ठीक नहीं दिया है, लेकिन आपको ये ऑथेंटिक वेबसाइट से बता रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों जो दामोह जिला है, वहाँ पर जो नया टाइगर रिजर्व बनेगा वो राज्य का 7वां हो जाएगा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। तमिलनाडु के नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना जो है तमिलनाडु में लॉन्च की गई। नीलगिरी तहर जो है दोस्तों राजकीय पशु है। स्थानीय रूप से इसको बराई आदू के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर एक लुप्तप्राय प्रजाति है। ये बकरी की तरह दिखाई देने वाला पशु है। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए चढ़ जाती हैं। इन्हें माउंटेन मोनार्क भी कहा जाता है। तो कभी कभी कथन के रूप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये विशेषता भी याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण को मात दे देती हैं ये बकरियां। नीलगिरी ताहर पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। नीलगिरी ताहर का उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है, याद रखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन जो है वाराणसी में 28 दिसंबर 2023 को किसने किया? तो मोदी जी ने किया। नाम क्या है? स्वरवेद। 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है। 20,000 लोग जो हैं इसमें बैठकर ध्यान कर सकते हैं। कमल के फूल की आकृति में ये तैयार किया गया है और ये जो है इस पर स्वरवेद के श्लोक जो हैं लगभग 4000 स्वरवेद के श्लोक अंकित हैं। बात करें स्वरवेद की तो उसकी रचना किसने की थी? स्वामी सदाफल ने की थी, याद रखिएगा। ये नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा बना है? स्वामी नारायण अक्षरधाम। कहाँ? अमेरिका के न्यू जर्सी में। भारत के बाहर बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जिसे अब 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो ये जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, जो कि दिल्ली में भी है, ये भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हो गया है। पहला कौन सा है? तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम के एक हिस्से को कंप्लीट कर लिया है। अगला हिस्सा यदि आप लोगों का प्रेम और स्नेह अच्छे से मिला तो अगला हिस्सा भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी समय बहुत कम बचा है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।